सुबचन राम सर, रिटायर्ड प्रिंसिपल कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, हमारे समाज के लिए ही नहीं अपितु देश के लिए गौरवान्वित व्यक्तिमत्व है। विचारक, चिंतक, विश्लेषक, दार्शनिक, प्रखर तथा ओजस्वी वक्ता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। अपने सरल, सहज तथा विनम्र स्वभाव के कारण उन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है। साहित्य, कला, संस्कृति तथा समाज के प्रति उनका एक विशेष योगदान है। भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा समानता की बात करने वाले सभी महानायकों के विचारों के अनुरूप उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। सभी धर्म ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन ये उनकी एक विशेषता है। संवैधानिक भारत के निर्माण में वे निरंतर समर्पित हैं। एक ही व्यक्ति में अनेक गुणों एवं कौशल्यों का संयोजन होना दुर्लभ ही होता है। सुबचन राम सर का योगदान हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए काफी अमूल्य है। सुबचन राम सर ने अनेक प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। सर के कारण हजारों लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हुई है। व्यूज मेकर में आज सुबचन राम सर से खास सम्मान। आवाज इंडिया टीवी के व्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। आज हम मुंबई में हैं और मुंबई में हमारे बीच आज सुबचन राम सर, जो प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में रिटायर्ड हो चुके हैं, वो हमारे साथ में हैं। सर को हम एक अभ्यासक, एक विचारक, वक्ता, चिंतक के रूप में जानते हैं। अब बहुत ही जो उनका सफ़र है काफ़ी संघर्ष में रहा है, लेकिन इस सफ़र में उनसे सीखने लायक बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम उनसे जानेंगे। सर का बहुत अच्छा अध्ययन है बुद्धिज़्म पर, अम्बेडकरिज्म पर, संविधान पर, और पूरे भारतवर्ष में जब वो सर्विस में थे तब भी और अब भी समूचे भारतवर्ष में जाकर वो हमारे मिशन की, आंदोलन की बात लोगों को समझाते रहते हैं और लाखों लोग उनकी वजह से समझ गए बात को और वो एक अच्छी दिशा में चल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आज तो आप प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में रिटायर्ड हो चुके हैं और अपना समूचा जीवन उस वक्त भी आपका आंदोलन के लिए समर्पित था और आज सबसे अधिक समर्पित है। आज और अधिक समय आपको मिल रहा है जी। लेकिन हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती संघर्ष रहा है आपके स्कूल से लेकर तो यहाँ तक आने का, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे विस्तार से कि आप बलिया से आते हैं, यूपी के, और वहाँ पे जैसा कि हमने जाना कि आप स्कूल में उस समय भी मास्टर हुआ करते थे, उस समय भी आप मॉनिटर हुआ करते थे, तो ये कैसे सफल संघर्ष रहा आपका और बचपन से ही आपके मन में शिक्षा के प्रति इतनी रुचि कैसे पैदा हुई? शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होने का कारण तो मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर। वो शुरू से ही एकदम कि भाई बच्चों को अच्छा शिक्षित करना है तो स्कूल में भेजते थे और देखते थे कि हाँ टाइम से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और सारी सुविधाएं देने की कोशिश की। क्योंकि मेरे पिताजी बाबा साहब का 1948 में जो लखनऊ में आगमन हुआ तो उसको अटेंड किया था। अच्छा। तो बाबा साहब सुनने के बाद उन्होंने 1952 में दुकान खोली और दुकान खोल के अच्छे पोजीशन में आ गए थे। हमारा जन्म 1961 में हुआ था। तो उन्होंने प्रेरित किया है स्कूल में जाने का। अच्छा। और स्कूल में जाने के बाद माहौल मिलता गया। कक्षा 3 में मैं था तो ही मैं मॉनिटर बना स्कूल का, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चा होनहार है, ठीक है, मॉनिटर लायक है। तो जो स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट्स होता है, चाहे पढ़ने में भी, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी, सब में, तो उसको मॉनिटर बनाया जाता है। अच्छा। तो मैं कक्षा 3 से 4-5 तक मॉनिटर रहा। स्कूल विद्यालय स्कूल ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग मिडिल स्कूल में गए, तो दूसरे जगह गए। तो वहाँ भी मेरा पोजीशन अच्छा था, ठीक ठाक था। अच्छा। और उसी समय जब कक्षा 6 में हम लोग थे तो एक नवयुवक उर्स कमेटी का गठन किया गया था, और हमारे यहाँ एक चुलबुली शाह दाता के मज़ार शरीफ है, तो उस मज़ार शरीफ पे उर्स मनाने के बच्चों के साथ एक ग्रुप बनी। तो कुछ मुस्लिम भाई थे हमारे बच्चे दोस्त, जिसमें शफीक अहमद और अख्तर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग थे, यूनुस साहब, हम लोग।
तो वो वहाँ जाके मज़ारों पे ऐसे घूमते थे। और बात तो एक माहौल बन गया। तो उस कमेटी की बना तो मैं उसका सचिव बना। अच्छा अच्छा। तो सचिव बनने के बाद जो है वहाँ अच्छा हम लोग ने पहली बार उर्स करवाया जब मैंने कक्षा 6 में पढ़ रहा था। तो और उसके बाद कक्षा 7 में जब मैं पढ़ने आया तो और भी जो है बढ़िया से उर्स को किया गया। अपने घर से पैसा 5 रुपया 2 रुपया ऐसे कर के तो वो एक लीडरशिप की क्वालिटीज आती गई। फिर मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट में अच्छा बैट्समैन होने की वजह से, अच्छा ओपनर होने की वजह से मुझे कैप्टन बना दिए। तो मैं मॉनिटर भी था, क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा और वो जो है 12th तक रहा। अच्छा 12th तक आप रहे। तो हाँ। ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि 12th तक आप कैप्टन रहे, अपने टीम के मॉनिटर भी रहे और 12th के बाद आप इलाहाबाद में आए। 12th के बाद मैं बलिया गया। अच्छा बलिया डिस्ट्रिक्ट गए। हेडक्वार्टर में। अच्छा हेडक्वार्टर में। हाँ, वहाँ से ग्रेजुएशन की। हाँ हाँ। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के टाइम पे ही जो है मैंने एक हमारे बहुत प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे, बैंक में क्लर्क कम कैशियर थे। तो वो मैगजीन खूब पढ़ते थे। अच्छा। तो मुझसे भी चर्चा करते थे। तो मैं बचपना से ही मेरी ओरिटी ठीक ठाक थी और मैं गांव के जो शादी होते थे। अच्छा। तो शादी में यूपी में एक बड़ी स्पेशल बात थी कि 2 पक्ष, स्त्री माने लड़की पक्ष और पुरुष माने वर पक्ष, हाँ। इनमें जो है एक महफिल होती थी। अच्छा। तो वो दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, जिस दिन बारात की विदाई होने का दिन होता था उस दिन दोनों में डिबेट होते थे। अच्छा। तो वर पक्ष की तरफ से लोग प्रश्न करते थे। तो इधर कन्या पक्ष के लोगों को उत्तर देना है और कन्या पक्ष के लोग प्रश्न करके उत्तर देना है। उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते थे। अच्छा। कुछ अम्बेडकरिज्म को लेके होता था, कुछ संविधान को लेके होता था, कुछ समाज को लेके होता था, कुछ टेक्निकल लॉ के गिरफ्त पर बात होती थी, कुछ संत रविदास की वाणी पे बात होती थी, कुछ संत कबीर की वाणी होती थी। तो इस तरह के डिबेट में मैं बचपना से भाग लेता था। और 7वीं के बाद तो हालत ये हुआ कि कोई शादी गांव में होती थी, बारात जाती थी तो, या हमारे यहाँ बारात आती थी तो मुझे कंपल्सरीली जो लेके जाते थे। अच्छा, ओके। कि यही आदमी है जो सबका जवाब बंद कर देगा या जवाब देता है बढ़िया से। ओके। तो वो इसलिए कि मैं स्टडी बहुत करता था। तर्क शक्ति आपके पास तब से थी। हाँ। और बाबा साहब को, मैं 7th में था तो मैंने बाबा साहब की हिंदी में किताब जब बनारस से निकली थी, अछूत कौन और कैसे, ओके। जब मैं 7th में था तो वो मैंने पढ़ी थी किताब। 75 की बात होगी। अच्छा। 74 की। तो अछूत कौन और कैसे वो किताब हमने पढ़ी। उसके बाद हम लोग बाबा साहब के जन्म जयंती मनाना शुरू कर दिया था वो अलग से। और अम्बेडकर विचार मंच 1975 में जब DIR इमरजेंसी लगी थी, उसमें हम लोगों ने अम्बेडकर विचार मंच बनाया था। तो मैं उसका जो है फिर उसका सेक्रेटरी था। एक यादव थे, अभी एडवोकेट हैं बलिया में, अवध बिहारी मितवा, वो उसके प्रेसिडेंट। अच्छा। मैं सेक्रेटरी था। तो मैं हमेशा हर संडे को एक विचार गोष्ठी हम लोग करते थे 1975 में। अच्छा। तो अम्बेडकर विचार मंच वो किया था। बाबा साहब के विषय में जानकारी और लोगों को बुलाते थे, कोई टीचर को, कोई एडवोकेट को। अच्छा। तो अपनी अपनी बात करते थे। तो हम लोग काफी सीखने लगे बाबा साहब के प्रति और तब से रहा। अच्छा। तो उसके बाद जब आप इलाहाबाद आए हायर स्टडी के लिए, तब आपके मन में किस तरह से बात आई कि अब हमने, जैसे कि आप IRS बने, तो किस तरह से फिर आपने पढ़ाई की, किस तरह से डेडिकेशन दिया, कमिटमेंट दिया अपना? जब हम लोग 12 में थे तो मेरा मार्क्स हिंदी लिटरेचर में हाईएस्ट आया था। हाँ। साहित्य में। और इंग्लिश में भी मेरी अच्छी थी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स उस जमाने के। तो हमारे एक टीचर थे AV वर्मा, अनंत विजय वर्मा। तो वो प्रेरित करते थे कि बच्चों, तुम लोग जैसे बच्चों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इलाहाबाद जाना चाहिए। मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और इतने अच्छे बच्चे हो, मेहनती हो, सब बातें हैं। क्योंकि वहाँ भी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब हायर स्कूल में, तो वहाँ जैसे पैनल आता था वो टीचर्स के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो वहाँ भी जो टीचर्स मुझे ही आगे खड़ा करते थे कि स्टूडेंट्स की तरफ से यही लीड करेंगे। अच्छा। या कोई क्वेश्चन उधर से हुआ है तो हम ही जवाब देंगे। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड होता था। इंग्लिश में लेक्चर देने की बात थी। मैं पहले 11 में जब पढ़ रहा था तो मैंने इंग्लिश में लेक्चर दी। इंग्लिश में हमारे लोग तो नहीं, तो कोई भी नहीं था हमारे एरिया में। इंग्लिश पढ़ पाए लेकिन तो इंग्लिश के लिए जो है AV वर्मा साहब जो है प्रेरित करते थे। वो इंग्लिश के टीचर थे। तो कहते कि देखो इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूव करना है। तो एक फार्मूला बताया था कि ग्रामर्स की किताब तो पढ़े ही पढ़े हो, लेकिन आप शब्द क्षमता
वोकैबुलरी पावर कैसे बढ़ेगा? तो कहते थे कि 5 शब्द डेली है ना डिक्शनरी से लिख के रख लो, राइट, और स्कूल जब आओ तो उसको पढ़ो, और फिर उसको दिमाग में दिन में रटो कि 5 शब्द याद हुए कि नहीं हुए, तो लौटते समय फिर उसको रिकॉल करो कि तुमने याद किया कि नहीं। तो ऐसे हम लोगों ने जो है लगातार जो है 11 से 12 में हम लोग पढ़ते थे, तो अब 365 दिन की आदत बन गई। तो 5 शब्द जो स्कूल खेलने भी जाते थे, क्रिकेट खेलने भी, तो 5 शब्द लिख के रख लेते थे और उसको याद करते थे। जैसे हमारा कोई काम नहीं है तो बैठ के याद कर लेंगे 5 शब्द याद हुआ कि नहीं। टीचर्स पूछते भी थे, तो उसे वोकैबुलरी जो है शब्द क्षमता बहुत बढ़ गई। लैंग्वेज पर धीरे धीरे अच्छा पकड़ होने लगा इंग्लिश लैंग्वेज पे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम लोग आए तो वहाँ के जो सीनियर्स थे पूछते थे कि क्या बनना है। तो यदि कोई बोला कि हमको बैंक में मैनेजर बनना है या बीडीओ बनना है, तलाटी बनना है, तो उसकी पिटाई कर देते थे। कहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हो तो आईएएस और पीसीएस बनो, अदरवाइज तो फिर अपने गांव के स्कूल कॉलेज में पढ़ना चाहिए था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा था। टीचर्स भी सभी जाति वर्ग के टीचर्स बहुत अच्छे थे। हाँ, जातीय पूर्वाग्रह नहीं था उस जमाने में। जितनी जातीयता और जातीय पूर्वाग्रह अभी बढ़ा है उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं था। हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, आरबी सिंह, बीआर सिंह साहब, एक चतुर्वेदी जी भी थे, काफ़ी लोग थे जो मतलब हेल्प करते। आर मिश्रा भी थे बड़े। तो वो उस जमाने में इन टीचर्स का व्यक्तित्व तो बड़ा विराट था। तो वो प्रेरित करते थे। और हम लोग जब आए तो हम कॉम्पिटिटिव मूड वाले माहौल में थे कि मैं बलिया में जब था तो बैंक के जो एक क्लर्क का कैशियर थे, तो वो मैगजीन बहुत पढ़ते थे, प्रतियोगिता दर्पण आगरा से निकलती थी, और एक प्रगति मंजूषा। तो फिर मैं भी बस स्टेशन पर जाके हमने 30 रुपये जमा किया। अच्छा। और वो कहते जो मैगजीन लाना हो ले जाओ, पढ़ो और लाओ। तो हम लोग इसलिए कि 30 रुपये जमा किए हैं। अच्छा। और उसको पढ़ना पड़ेगा, तो जितनी मैगजीन्स होती थी तो डेली जो एक मैगजीन ले जाते थे, 2-3 दिन पढ़ के फटाक से लाए, दूसरी पढ़े, ताकि 30 रुपये हमारा वसूल हो जाए। पढ़ने के लिए उसका परिणाम ये हुआ कि जनरल नॉलेज जो है, अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट ही थे तो भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया था मेरा। और इसलिए जो है हम लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए तो पीसीएस कोचिंग सेंटर जो शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए बनाया गया था, उसमें एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता था। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2-4 साल से पढ़ रहे थे वो उनको कम्पीट करना था, और मैं हाईएस्ट मैं स्कोरर हो गया। अच्छा। जबकि मैं दूसरे जगह से बलिया डिस्ट्रिक्ट से पढ़ के आया था। तो मैं अपीयर हुआ तो मेरा हाईएस्ट हो गया। तो जो डायरेक्टर थे कोचिंग क्लास के कहते यार ये लड़का पहली बार आया, पहली बार बैठा, पहली बार टॉप कर गया। तो वो मुझे बड़ा एक्स्ट्रा केयर करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेके फिर हम लोग शुरू कर दी पढ़ाई। तो कॉम्पिटिटिव बस बड़ा हो रहा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पीसीएस हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हाईएस्ट स्कोरर हो गया कोचिंग क्लास के लिए। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर जब 2 साल के बाद जब हम ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद एग्जाम दिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीसीएस हो गए। अच्छा। फिर पीसीएस नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हमको आईएएस बनना था। अच्छा। सिविल सर्विस की तैयारी करी। तो 86 का एग्जाम दिया और 87 में मेरा सिलेक्शन हो गया। 87 में आता है। हाँ। ओके। तो मैं 87 में सिविल सर्विस में जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, वैसे आईआरएस मिला। राइट। तो ज्वाइन मैंने ले लिया। अच्छा, आपने तो ले लिया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फील्ड में आ गए। हाँ। लेकिन आप जब आईआरएस बने और उसके बाद में आपने वो ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन जो हमने देखा कि पूरे आपके समूचे कार्यकाल में आप समाज के प्रति ही उतने संवेदनशील रहे। हमने देखा है कि आप कितने बड़े पोस्ट पे क्यों न गए हो, लेकिन आप सभी सभा सम्मेलनों में शिरकत करते रहे। कोई आपको ऐसी बंदिश नहीं थी उस समय? बहुत बंदिश थी, बहुत मैंने काम किया, संघर्षशील व्यक्तित्व रहा है। हाँ। हम लोगों ने एक बड़ी जो क्वालिटीज मैं अपने में देखता रहा हूँ, जो मुझे बड़ा फक्र अपने पे ही है। हाँ, कि मैं जो है विरोध भी करता था, झगड़ा नहीं करता था। हाँ। इंटेलेक्चुअली तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात मनवा लेता था। हाँ, हाँ। और उस मामले में बचपना से ही मैं जो है मेरे में रहा है कि मैं तर्कपूर्ण ढंग से कहीं भी मैं भिड़ जाता था। जैसे मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था, 12 में आते थे एक पक्षपात किया प्रिंसिपल ने कि एक क्षत्रिय बच्चे को कैप्टन बना दिया। अच्छा। तो मैं उनसे पूछने गया, सर आपने, मैं कैप्टन था, दूसरे को कैसे बना दिया आपने? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ये बच्चा, ये भी, इसको तो मौका मिलना चाहिए ना, तुम लगातार 9 से हो। अच्छा। चेंज भी तो होना चाहिए। तो हमने कहा भाई चेंज तब करेंगे ना जब आप जो है सिलेक्शन में जो बेस्ट प्लेयर हो। तो वो तो आपने किया नहीं। तो प्रिंसिपल साहब से, जयमणि सिंह प्रिंसिपल थे, तो उनसे हमारी लड़ाई हुई। तो हमने कहा सर यदि आप
नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको बंद कर देंगे इसमें। अच्छा। और दूसरा मैंने बोला कि आप जो है एग्जाम वो करवाइए, टूर्नामेंट करवाइए या चाहे वो मैच करवाइए, और मैच में जो 2 टीम बना लीजिए, जो बेस्ट प्लेयर होगा उसको आप दीजिए। तो मुझे पता है कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूँ, तो मुझे मिलना ही है। और स्टूडेंट्स जितने भी सारी टीम के मेंबर्स थे वो हमारे पक्ष में थे। तो फिर शाम को मैच हुआ। अच्छा। मैच में उस समय जो है मैंने 25 रन बनाए। ठीक है, आउट भी नहीं हुआ। दूसरे इनिंग पर बहुत सारे आउट हुए, मैं अकेले आउट नहीं हुआ क्योंकि मैं डिफेंस में लग गया ताकि हमारी टीम अच्छा स्कोर खड़ा कर ले। तो मैं खड़ा रहूँगा तो दूसरा पीटेगा, तो दूसरे को बैटिंग करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, मारो चौके छक्के। और मैं जो एक इनिंग को संभाला हूँ तो विकेट गिर नहीं रहा। तो हम लोग जीते भी और फिर प्रिंसिपल मजबूर होकर मुझे प्रिंसिपल बनाया। तो ये रहा है, ऐसी टेंडेंसी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, जहाँ जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब एमए का इंटरव्यू हो रहा था तो हम क्या हुआ कि उस दिन पीसीएस का एग्जाम था, तो हमने एप्लीकेशन दे दिया था कि चूंकि मेरा 5 बजे तक पेपर होगा तो 5 बजे के बाद मेरा इंटरव्यू लिया जाए, मेरा वाइवा किया जाए। तो जो आए हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए के वाइवा इंटरव्यू लेने के लिए, वो बड़ी हस्ती थे, इंडिया के टॉप रैंक के प्रोफेसर नागेंद्र सिंह, हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़ी हस्ती हैं। हिंदी साहित्य अकादमी के सबसे बड़े प्रोफेसर थे, डायरेक्टर थे इंद्रनाथ चौधरी साहब, इंदुनाथ चौधरी साहब। और पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कुमार विमल, ये 3 पैनलिस्ट थे। तो हमारा तो इंटरव्यू जैसे नॉर्मली जो है 2:30-3 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दिया था कि मेरा आज पीसीएस का पेपर है तो शाम को 5 बजे जो है होना चाहिए। तो एप्लीकेशन दे दी तो वो लोग तो खाली बैठे हुए थे, तो बड़ा नाराज हुए कि जब पीसीएस देना था तो ये सब क्या। तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर जगदीश गुप्ता, उनका नहीं बच्चे को ब्रिलियंट बच्चा है उसको वेट कर लीजिए। अच्छा। तो वो लोग खाना खाने गए, फिर आके वेट करते रहे। मेरा एग्जाम खत्म हुआ तो साइकिल से भाग के मैं यूनिवर्सिटी गया तो वो बहुत नाराज थे। तो तुम्हारे वजह से हम लोग को बैठना पड़ेगा 2 घंटा 2.5 घंटा, तो क्या है और ठीक है। तो वो बड़े गुस्से में क्वेश्चन पूछने लगे मुझे। तो उन्होंने पूछा कि चलो तुमसे क्या शुरू किया जाता है। मैं साहब जो आप शुरू कर सकते हैं आप करिए। तो उन्होंने कहा कि फिर पीसीएस एग्जाम देना है तो फिर एमए क्यों कर रहे हो, उधर ही जाना चाहिए। तो मैंने कहा साहब एमए भी करना है, पीसीएस भी करना है, नौकरी तो करनी है, कुछ तो रोजी रोटी करना है। तो उसी बीच में वो इतना क्वेश्चंस करने लगे, टफ से टफ क्वेश्चंस, जो नॉर्मली एमए के स्टूडेंट से ऊपर की चीजें हुई। तो उन्होंने 4-6 क्वेश्चंस जो किए, तो मैं जो उसका उल्टा जवाब देता था तो वो दंग रह जाते थे। अच्छा। तो फिर मैं प्रत्युत्तर मैं क्वेश्चन भी कर लेता था कि सर ये आपने बोला तो ये क्या है, इसका आदि स्रोत क्या है। फिर ऐसी बातचीत में उन्होंने कहा कि अच्छा आपने कबीर को आपने स्पेशल लिया है। कबीर पर। हाँ, तो हमने कहा कबीर की खासियत क्या है। हमने कहा कबीर मार्क्सवाद के जन्मदाता हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये कैसे, बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या बोल रहे हैं। कार्ल मार्क्स कभी सीखा होगा तो कबीर से सीखा है। कबीर ने एक दोहा, एक विचार दिया था, वो विचार ही जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से का एक जन्मदाता प्रतीत होती है। कबीर ने बोला कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में यह है कि अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी हम काम लेंगे, अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है हम आपको जरूरत की जो चीज़ें हम देंगे, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, लेकिन आपकी जो क्षमता है, चाहे शारीरिक क्षमता हो या बौद्धिक क्षमता हो, उतना हम काम लेंगे। ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी थी। संत कबीर कहते हैं कि साईं व्यवस्था का जो मालिक है, हम उससे चाहते हैं कि साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, जो मैं और मेरा परिवार वो भूखा न रहे, और कोई सज्जन पुरुष अच्छा आदमी आए तो वो भी भूखा न रह जाए। तो व्यवस्था के कर्णधार हम आपसे चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करो जिससे मेरे को रोजी रोजी कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसे कहते हैं, तो हमको साईं इतना दीजिए कि मैं भूखा न रहूं, है ना, और हमारा परिवार भी भूखा न रहे, कोई सज्जन पुरुष भाई जो घर पे आ जाए वो भी भूखा न जाए। तो ये समाजवादी अवधारणा के जन्मदाता संत कबीर हैं, मध्य युग। उसके बाद ही जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आती है कि भाई जो इक्वालिटी,
समाजवादी धारणा। हाँ। तो ये बात मैंने उनको जब कही तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ऐसी उन्होंने 2 और क्वेश्चन पूछे तो मैंने उनको काउंटर करते कहा कि हमने साहब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इस किताब को समझ के पढ़ रहे हैं। अच्छा। कि आप इस किताब को आप कह रहे हैं ना। हाँ। तो आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने प्रश्न जो पूछा लोन्जाइनस के जो है सब्लिमेशन पे क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लैंड का एक विद्वान हुआ करते थे लोन्जाइनस, तो उसका कॉन्सेप्ट था उदात्तवाद, सब्लिमेशन कि लिटरेचर में उदात्तवाद बढ़िया चीज़ एलिवेशन कैसे आता है। तो हमने कहा कि आप जो है आइवर इवांस की किताब जब पढ़े होंगे शायद इंग्लिश में, तो वहाँ से आपने प्रश्न कर लिया मुझे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आइवर इवांस को कहाँ। तो आश्चर्य में पड़ गए थे। वो आपके तो उसके बाद जो है इंटरव्यू मेरा जो है, अब इंटरव्यू ना के वाइवा ना होके, वाइवा 5-7 मिनट का होता था। मेरा 45 मिनट तक जो है अब तलवारें कट गई, उधर से भी इधर से भी। अच्छा। तो मैं भी भिड़ गया। तो भिड़ गया तो जवाब देता रहा विनम्रता से। काफी क्वेश्चन किए थे, है ना। उन्होंने पूछा कि आप तुलसीदास को आपने पढ़ा है? हमने कहा पढ़ा है। उसमें क्या है? हमने कहा कि हम ज्यादा बताएंगे तो आपको वो लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ कम शब्दों में बताए। हमने 1 शब्द में बता दें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मैं 1 पेज में बता देता हूँ पूरे रामचरितमानस। क्या बात है। तो कहते कैसे? तो हमने कहा कि रावणत्व पर रामत्व की विजय, बस ये रामचरितमानस है। पॉजिटिवली बातों को रखते हैं तुम्हें। तो हमने कहा कि राणवत्व क्या है? तो हमने कहा जो दुष्वृत्तियां हैं देश में जो भी है, और रामत्व का जो सेंस है, क्योंकि संत रविदास ने कहा था ना कि मेरा राम दशरथ का सुत नाही। सही बात है। तो मेरा राम दशरथ का सुत नाही, तो वो किसको अपना राम मान रहे हैं? भगवान बुद्ध को। तो बुद्ध की परंपरा में जो दुष्प्रवृत्ति है उसका कहते हैं कि उसका उन्मूलन होना चाहिए। और सद प्रवृत्ति जो है उसका जीवन में आविर्भाव होना चाहिए। तो सदवृत्ति का विजय होना चाहिए और दुष्वृत्ति का पराभव होना चाहिए। तो विजेता विजित का मामला यहाँ है कथानक के माध्यम से, और नहीं तो बाकी तो प्रपंच पाखंड सारी चीजें होती। तो बड़ा खुश हुए और भी बारे क्वेश्चन पूछे और जम के पूछे। उसके बाद मैं तो चला गया, नहीं मैं बैठा रहा। तो उन्होंने पूछा हाँ कितना मार्क्स दिया जाए। तो प्रोफेसर जगदीश गुप्त ने बोला कि मैं आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर था और मुझे जो है उस जमाने में 70 नंबर मिला था वाइवा में आउट ऑफ 100, 100 में से। प्रोफेसर इंदुनाथ चौधरी ने कहा कि मुझे भी 72 नंबर मिला था अच्छे होने की वजह से। तो डॉक्टर कुमार विमल ने पूछा कि आप लोगों का इंटरव्यू कितने देर तक हुआ था? तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट 4 मिनट। तो हमने इस बच्चे को 45 मिनट से हम लोग रगड़ रहे हैं और ये पूरा मुकाबला कर रहा है। और एक एक चीज़ है, आप लोग ईमानदारी से बताओ कितना देना चाहिए। तो डॉक्टर जगदीश उन्होंने कहा हमारी पूरी ज़िंदगी में पूरी यूनिवर्सिटी इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में मैं गया इंटरव्यू लेने, अभी तक 70-75 से हाईएस्ट किसी को मार्क्स लिटरेचर में नहीं मिला है। तो तीनों ने डिसाइड किया कि मुझे 80 मार्क्स लेना था और आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। क्या बात है। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है मुझे जो है हिंदी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि मैं टॉपर था आर्ट्स फैकल्टी में। उसी साल जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जूनियर रिसर्च फेलोशिप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स था, उसमें मैं आर्ट्स फैकल्टी का मैं इंडिया टॉपर हूँ। अच्छा, ओके। तो यूजीसी का इंडिया टॉपर होने की वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 1985 में बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था और अवार्ड मिला था उसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर भगवती साहब, पीएन भगवती साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्होंने ही पहली बार इंडिया में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप की थी, तो बहुत पॉपुलर थे। तो उन्हीं के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए थे 1885 के बाद 1985 में। तो उसमें बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो मुझे उस समय उन्होंने दिया छात्र संघ के रिकमेंडेशन पे कि ये हर क्षेत्र में, क्योंकि मैं एमए में पढ़ता था, एमए में बच्चों को पढ़ाता भी था। मैं IAS की तैयारी कर रहा था और IAS स्टडी सर्कल में जाकर सोशियोलॉजी पढ़ाता भी था। अच्छा। मुझे जब उस समय जो है 600 रुपये मिलता था पर लेक्चर। तो 600 रुपये वो मिलता था, 1800 रुपये UGC का जो है टॉपर होने की वजह से UGC का स्कॉलरशिप मिलता था PhD करने के लिए। मेरे पास पैसे ही पैसे थे, तो 8-10 बच्चों को पढ़ाता था। और आपको कंप्यूटर के लिए क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उस समय।
तो मैं बहुत इजी वे में जो है हंसते मुस्कुराते सीरियस में जी। तो ये तो आपका कॉलेज जीवन में आप किस तरह से टॉपर हुए, किस तरह से तर्क बुद्धि से आपने जवाब दिया और आप टॉपर बने। हम जानना चाहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बाद में आपने डेवलप की, बीइंग इनकम टैक्स में रहते हुए काफी बड़े बड़े पौधों पर आप जाते रहे, तो उसके बारे में बताइए। या कोई ऐसा टफ सवाल उस समय भी आएगा या टफ डिसीजन उस समय भी लेने की जरूरत पड़ी होगी आपको? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मेरी जब पोस्टिंग हुई तो हम लोग को फील्ड, हम आर्ट्स फैकल्टी के थे। इनकम टैक्स जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ माना जाता है और इसको कहते हैं मोस्ट बैडली ड्राफ्टेड एक्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। हाँ, इनकम टैक्स में 20 साल नौकरी करने के बावजूद भी ठीक से लोग समझते नहीं है, इतना ही टफ माना जाता है। तो मेरी पोस्टिंग जो है ऑर्डिनरी प्लेसेस पे हुई, जैसे उज्जैन में, तो मेरा फ्री, बहुत फ्री था। तो इनकम टैक्स की कमेंट्रीज बहुत मैंने पढ़ी, जो टैक्स को खूब समझ के, एक्ट को अच्छी तरह से, तो अच्छी पकड़ होने लगी थी। और मैं इन्वेस्टिगेटर अच्छा था, इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी अच्छा स्किल्स थे कि भाई टैक्स इवेजन के क्या क्या तरीके होते हैं। तो डिपार्टमेंट में इज्जत बहुत रही। बड़े बॉसेस जो है बहुत आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स मुझे दिए। मेरे पास यही पड़ा हुआ है। अच्छा। 20 साल का आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स के मैंने मंगा लिया था। 20 साल में आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स मुझे मिले हुए हैं। ओके। सुपर आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स हमारे बॉसेस से, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर्स, इनके हेल्प मैंने मंगाया सर्टिफाइड कॉपी पूरा का पूरा, मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ, एक अफसर ने तो मेरे चीफ कमिश्नर ने, जब मैं कमिश्नर अपील था, तो एक ने तो लिखा कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफिसर ऑफ दिस रीजन। क्या बात है। आपने प्रश्न किया कि कभी कभी टफ सिचुएशन आया। मैंने कहा गांधीधाम में मैं एडिशनल कमिश्नर था। गांधीधाम कच्छ में एक प्लेस है, वहाँ जब मैं था तो मैं सर्वे बहुत करवा रहा था, तो वहाँ के व्यापारी बहुत नाराज हुए। व्यापारी नाराज होने के बाद मेरे खिलाफ जब प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रदर्शन करके 400 लोगों को इकट्ठा करके हमारे ऑफिस का घेराव कर लिया। तो हमारे एक बॉस थे गोयल साहब, उनसे मैंने बोला कि साहब ऐसी सी बात है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस छोड़ के भाग जाओ। अच्छा। कि तो हमने साहब मैं ऑफिस छोड़ के चला जाऊंगा तो जो हमारे स्टाफ है उनका मनोबल बहुत डाउन हो जाएगा, तो मैं ये तो काम नहीं कर सकता, मैं मुकाबला करूंगा, चिंता मत करिए। फिर मैंने मुकाबला किया। आए लोग हमारे रूम में, 25 लोग घुस गए मेरे आगे पीछे, मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लगे, सुवचना मुर्दाबाद। तो हमने कहा कि आप लोग इतना मुर्दाबाद क्यों कर रहे हो, क्या नाराजगी है? कहते आप सर्वे बहुत करते हैं। तो मैं ठीक है, सर्वे करते हैं तो सरकारी काम है, आप इतना नाराज क्यों? तो नहीं आप जब से आए हो आतंक मचा रखा है, आपने ये कर रखा है, आपने वो कर रखा है। तो हमने कहा ऐसा है कि शांति से आप लोग बैठो, कोई समस्या हो तो अपन बैठ के बातचीत करते हैं ना। आप लोग एकदम घेर लिए हो अकेले मुझे देख के। हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही कर रहे, आपका भी बच्चा कल को सिविल सर्विस में आएगा, तो तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात करिए, मैं उसको सुन लूंगा। तो उसमें एक आदमी जोर जोर से काने पे बोल रहा था, नहीं आप अपने मन को बहुत अपने का समझते हो, ऐसा करके इस स्टाइल में बात किया। तो मैंने उसको डांटा बड़ी बुरी तरह से, बहुत जोर से डांटा। क्लास 1 अफसर से ऐसी बात की जाती है? अच्छा। मैंने माहौल बनाया। मैंने कहा कि सुनो, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र नेता रह चुका हूँ, जो हम 22,000 लोगों को हम लोग डील करते थे। क्या बात है। अभी तो 400 लोगों को लेके मेरे पास आया हुआ है। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग हैं, समझ रहे हो। अब 22,000 स्टूडेंट्स को रियली डील किया हम लोगों ने। मैं हिंदी परिषद के वहाँ अध्यक्ष रहा हूँ। फिर तो मुझे दिखा रहा है नेतागिरी। अब तो क्या समझता कि मेरा एक्शन रोक लोगे आप लोग? पैरामिलिट्री फोर्स लगा दूंगा। बिल्कुल। अभी तो पुलिस लेके जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, वो बताओ ठीक से कि भाई ये रियल जेन्युइन रीजन है, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। सरकार हमको टारगेट देती है, हमको पूरा करना है। अब ये आप आके बोलो हमारे ऑफिस में कि नहीं साहब आप अपना ऑफिशियल ड्यूटी नहीं निभाएंगे, ये ठीक बात नहीं है। तो थोड़ा सा माहौल तो गर्म था ही, गुस्से में भी थे, लेकिन हमने कहा कि सुने ऐसा है कि आप लोग पहले ये बताओ कि अपनी बात हमसे मनवाने आए हैं या झगड़ा करने आए हैं। आप झगड़ा करने आए हो तो उस हिसाब से बात किया जाए, और नहीं अपनी डिमांड, अपनी मांग मनवाने आए तो उसके हिसाब से बातचीत हो। तो आप बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम अपनी बात मनवाने वाले हैं। तो बहुत अच्छी की बात है, आप हमारे सामने मांगने वाले हो ना,
तो देने वाले से ऐसी बात की जाती है जिस टोन में आप लोग बात कर रहे हो। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे, हाँ, हमने कहा कि भाई आप मांग रहे हो तो मांगने वाला क्या होता है, उसका हाथ नीचे होता है, बैठो शांति से मांगो हाँ, तो मैं दूं। अब तो मांगना नहीं है, झगड़ा करेगा तो क्या से हम क्या देंगे। तो धीरे धीरे डाउन है, फिर उनको कन्विंस किया, फिर वो सारे लोग चले गए। फिर एक आदमी, कुछ नौजवान थे कि ये वो, तो मैंने कहा देखो बेटा, मैंने ना 25-25 रुपए के गुलाब के फूल जो है लगवाए अपने कॉरिडोर में, गमला मंगा के। एक फूल की पंखड़ी भी टूट जाएगी ना तो सीने पर चढ़ कर वसूल लूंगा। समझ रहे हो? तो चुप। नहीं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ टफ लैंग्वेज कि आप लोग बदतमीजी क्लास 1 अफसर के चैम्बर में आके कर रहे हो, ये रिकॉर्ड चीज़ है। कल को मैं एक्शन लेना शुरू करूँगा तो भारी पड़ जाएगा, और मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि आप भी हमारे परिवार के, हम भी आपके परिवार के, हम भी इस देश के नागरिक, आप भी इस देश के नागरिक। आप टैक्स देते हैं, आपका बहुत सम्मान है, तो उस सम्मान को जो सुरक्षित रखना, उस सम्मान को जो है क्रिमिनल उसमें क्यों लेके जा रहे हो आप लोग। तो उनका दिल खुश भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं। हाँ। तो बिल्कुल, ये इस तरह के टफ सिचुएशन में भी आपने जो इस तरह की टफ सिचुएशन थी वो भी आपने संभाली। इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर के तौर पर कई बड़े लोगों से भी सामना होता है, कई ऐसे, क्योंकि आप मुंबई में जैसे शहर में रह चुके हैं, तो क्या उस समय भी कुछ ऐसे आपके ऊपर प्रभाव दबाव आने की कोशिश की गई? नहीं, होता रहता है, आईटी डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स विभाग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 99% अफसर दबते डरते इसलिए नहीं कि कानूनी तौर पर हम लोग कानून का इम्प्लीमेंट करना होता है, कानून को लागू करना होता है। तो प्रेशर्स का कोई खास महत्व था नहीं हम लोग के ज़माने में। मतलब नॉर्मली कोई फ़ोन तो आते रहते थे, तो उनको टैक्टफुली हम लोग रिक्वेस्ट कर लेते थे। जैसे हम एक किस्सा बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मैं एडीआई था, और बिलासपुर में एक ज्वाइंट जो है सर्च चल रहा था। बिलासपुर रायपुर जो अभी है उसके पास में बिलासपुर है, तो वहाँ सुनील वासन एक थे, उनके यहाँ सर्च हो रहा था उस ज़माने का। तो बेचारे थोड़ा सा अपना गुस्से में कि भाई हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियंस जो आते हैं जाते हैं सब आते हैं, तो किसी एक पॉलिटिशियंस का नाम लिया, मंत्री भी थे, उनसे बात भी करे, तो उनका फ़ोन आया। तो हम एडीआई थे, तो उनका फ़ोन आया, तो हमने उनको टैक्टफुली और प्यार से कहा कि सर हम लोग का इनकम टैक्स की कार्रवाई है और दूध का दूध और पानी का पानी करने आए हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, टैक्स का इवेजन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग नमस्कार करके चले जाएंगे। तो फिर वो कुछ बोलने की कोशिश की, मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, उस समय की बात है, 95 की बात है। तो हमने बड़ा टैक्टफुली उनसे बात करी कि नहीं सर, आप फ़ोन ना करेंगे और हम लोग बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। और ठीक, जिसके हम लोग सर्च किए थे वहाँ पार्टी थी, उसी मिनिस्टर के मैंने माननीय मंत्री महोदय का ही स्वागत सम्मान और सब था। और फिर वहाँ 2 दिन पहले ही वहाँ से गए थे, टेंट टुकड़ा भी नहीं था वहीं, तब तो सर्च हो गया। तो उस ज़माने में बड़ी नई बात थी, बड़ी बात थी, तो फटाफट उसने फ़ोन लगाया। तो प्रेशर आता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत निष्ठा से बड़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके कई करोड़ रुपया सरेंडर करवाया था उस ज़माने में। तो होता रहता है। तो आपने इनकम टैक्स पर रहते हुए काफ़ी इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए होंगे, उसके बारे में भी कुछ बताइए। इनिशिएटिव्स क्या है कि जैसे मैंने बहुत सारे, जैसे हम DTRTI, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग होता है, उसको वहाँ पढ़ाने में जाता था, तो नई नई बातें हमेशा सिखाता था। जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के 35 फार्मूला मेरा है कि कोई भी केस लाओ मैं उसमें से टैक्स एवेजन निकाल के बता दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर लोगों को पढ़ाते हैं, बढ़िया जो एडिट्स बनाने के लोगों को नहीं पता वो मैंने सिखाया। एज ए अपीलेट अथॉरिटी जो है, लोगों को रिमांड रिपोर्ट मंगाने का तरीका नहीं मालूम है, तो वो मैंने सिखाया। तो डिपार्टमेंट में नई नई चीज़ें हमेशा करता रहा हूँ, रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें मैंने दी है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए और असेसमेंट के लिए एक किताब निकली थी, उसका वॉल्यूम 1 मेरा लिखा हुआ है। हैवी इंजीनियरिंग पर रिसर्च करके मैंने हैंडआउट्स दी हुई है, वो पब्लिश हुई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है IT अथॉरिटी के रूप में, वो मैंने किया हुआ है। ये सब नई बातें बहुत की हैं। जी। तो जैसे कि हमने सर के व्यक्तित्व के बारे में जाना, किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर में थी, किस तरह से स्किलफुल व्यक्तित्व थे,
अब हम आंदोलन के बारे में सर से कुछ बातचीत करेंगे। सर, मेरा सवाल यह है कि जब आप इनकम टैक्स में बड़े ओहदे पर थे तब भी आप सामाजिक आंदोलन में सक्रिय थे। अब आपके पास काफी समय भी है, लेकिन जब भी आप लोगों के बीच में जाते हैं तब आंदोलन को समझाते हैं, तो आप जिस तरह की व्यवस्था भारत में पहले थी और संविधान ने किस तरह की व्यवस्था को बदल दिया, इस पर लोगों को समझाते थे, इसके बारे में समझाएं दर्शकों को। धन्यवाद इस बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। सर्विस में आने से पहले भी जो है हम सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ईश्वर हॉस्टल में बाबा साहब की स्टैचू लगवाए थे 82 में, अच्छा। 83 में। हाँ। और वहाँ भी बहुत झगड़ा हुआ था सामान्य वर्ग के छात्रों और हम लोगों के बीच में। हाँ। वो हम लोग बहुत करते थे और अपनी कहते हैं कि विचारधारा, जिसे फुले अम्बेडकरी विचारधारा कह लीजिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कह लीजिए, या संवैधानिक विचारधारा कह लीजिए, या सम्यक विचारधारा कह लीजिए, जिसमें सभी महापुरुष को भी, किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सम्यक विचारधारा है बुद्ध की वाणी में, सम्यक चीज़ों का सम्यक महत्व होता है, राइट, उस पर लड़ते थे, उसका काम पर शांतिपूर्ण ढंग से, बिना झगड़ा किए, बिना तूफान किए, बिना मार्कआउट करे। मैंने संघर्ष का मतलब ये था कि प्रभावशाली ढंग से अपनी बात स्थापित करवाते थे, मिलवाते थे। तो हम लोग बचपना से ही हैं। और अम्बेडकर विचार मंच जब बनाया था 1975 में, तब से गाँव में जैसे कोई मरे जानवरों का कोई मांस खाता था तो हम लोग जाके उसको मनाते थे। डंडे से पीटते भी थे कि मरे जानवरों का मांस नहीं खाना, अच्छा। साफ सफाई से रहना। और गांव वाले पूछते थे हमसे कि भाई ये आप लोग आके ऐसे ऐसे नया नया आइडिया दे रहे हो, तो हमारे खाने पीने का साधन क्या है? तो हम लोग बताते थे साधन है ना कि आप जो शहर में जाओ, पल्लेदारी का काम करो, सफाई का काम करो, किसी की दुकान पर बैठो, ये सब काम करो, खेतों में काम करो, वहां से जो अर्निंग करो, है ना। ये सीमेंट का जो है आता है लोडिंग अनलोडिंग, वो करो। आयरन आता है, सरिया जो आता है, उसको लोडिंग अनलोडिंग करो। बीज के गोदाम पर जो है गोडाउन पर जाओ, फर्टिलाइजर के गोदाम पर काम करो। तो लोगों को सिखाते थे कि यहाँ से पैसे कमाओ ना। अच्छा, आपने ऑप्शंस दिए लोगों को? हाँ, ऑप्शन भी देते थे। ये भी मैं स्काउट था तो इसलिए ये भी मैं बताता था कि बिना कुछ किए भी फ्री में आप कैसे अच्छा, मैंने आप जीवन कैसे यापित कर सकते हैं फ्री में, बिना कमाए भी। तो वो भी मैं रास्ता बताता था। रास्ता मैं बताता हूँ। हमने कहा देखो, आपको कुछ काम नहीं करना है। आपका जो घर है, जब बर्तन साफ करते हो ना, वहीं जो है पपैया का पेड़ लगा दो। पपैया से मैं तुमको 20 जो आइटम बना के खिला देता हूँ फ्री में, कुछ अच्छा। कहीं से कुछ करने, पपैया का। उसका जब फर्स्ट क्लास का मैं तुम्हें भी मैं चटनी बना के बता देता हूँ। उसका मैं सलाद बना के बता देता हूँ। उसका मैं पराठे बना के बता देता हूँ। उसका मैं दाल बना के देता हूँ। उसका मैं तुमको खीर बना के देता हूँ। उसका मैं हलवा बना के देता हूँ। उसका मैं अचार बना के दे देता हूँ। उसके पराठे बना देता हूँ, उसकी रोटी बनवा देता हूँ। खाली आपको नमक और थोड़ी सी मिर्ची, बस इतनी सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और नमक भी आपको जो है फ्री में मिल जाता है बहुत सस्ते में। और मिर्ची अपना उगा लो। खाली एक पपैया से आपके पूरे परिवार का मैं जो 3 महीने का गारंटी ले लेता हूँ। क्या बात है। और पौष्टिक भोजन के साथ। दूसरा, आपके तालाब में जो है कुर्मी होती है, कर्मी होता है पतला इतना बड़ा, वो जाओ नोच के लाओ। उसमें प्रोटीन, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। वो जाओ नोच के लाओ, मैं सब्जी बनाता हूँ। कहते नहीं, हम लोग नहीं खाते। हमने मैं खा के बताता हूँ, बना के हम लोग खा के देते तो कहते बहुत बढ़िया, हमने 4 रोटी बनाओ, ये ले लो। उधर जो है गाँव, वहाँ हमारे यहाँ छोटा सा जंगल था, हमने आंवला, देसी आंवला इतना छोटा वाला, हमने इस आंवले से 10 आइटम मैं बना के देता हूँ। इसका पिन्नी बना देता हूँ। इसका जो है गुड़ के साथ डाल के जो है आपको बनाता हूँ। इसका अचार बना देता हूँ। इसका जो है आप जो है डेली जो है जूस बना के आप कैसे पी लेंगे, नमक के साथ या मीठा के साथ। 8-10 आइटम हम बनाए फ्री में, और इतना पौष्टिक रहेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल। तो स्काउट होने की वजह से हमने कहा मैं फ्री में बताता हूँ ना। इसके लिए जानवरों को मांस खाना जरूरी है क्या? उससे ज्यादा पौष्टिक चीज हम दे रहे हैं ना। क्या बात है। स्काउट होने की वजह से तो लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा कि नहीं, सब बच्चे अच्छे हैं। और जो नहीं मानते थे पिटाई भी करते थे। अच्छा। 10-12 लड़के जाते थे, भाई तुम्हारे वजह से जो लोग अछूत कहते हैं, तुम्हारे वजह से जो है बच्चे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में नहीं आते, उसी में उलझे हुए हैं। एक जानवर मर गया, तुम लोग गए ले आए, उसी में सब पूरा परिवार लगा हुआ, तो गलत बात है ना। तो कहते भाई आप तो बड़े बाप के बेटे हो, आप तो ऐसा करते, हमारा जीवन कैसे होगा। तो उनको समझाते थे कि हम बड़े बाप के बेटे हुए तो हमारे पिताजी कहाँ से आए, वो भी तो देखो। बिल्कुल वैसे, वो भी तो मजदूरी से आए हैं। वो कौन सा बड़ा वो थे, तो गरीबी से आदमी उठाया ना। लेकिन एक रास्ता मिल गया ना, तो रास्ते पर आओ। यस। तो आंदोलन से हम लोग बचपना से जुड़े हुए थे। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी, उसके बाद सर्विस में जब आए तो मेरा एक ही काम था
सर्विस में आने के बाद तुरंत ही जो है मिशन पर काम। हाँ सुबह जो है 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सरकारी नौकरी। तो जब मैं जाता था तो लोग पूछते साहब आप 6 बजे के बाद तुरंत यहीं दलित बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में आप चले आते हो, है ना। तो हम लोग को बड़ा अजीब सा लगता है। हमने पूछा क्यों, कहते इतना फ्री कैसे रहते हो। तो हमने कहा फ्रीडम जो है ना ये दिमागी मामला है, है ना। आप दिमागी तौर पर स्वतंत्र हो तो आपके पास टाइम है। हाँ। दिमागी तौर पर स्वतंत्र नहीं हो तो आप गुलाम हो। सही बात है। हम जो है 10 से 6 बजे तक के गुलामी करते हैं उसको सर्विस कहा जाता है। उस समय हम सर्वेंट हैं। हाँ। 10 बजे से पहले हम गुलामी नहीं करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। 6 बजे के बाद जो है ऑफिस का काम खत्म करने के बाद फिर हम स्वतंत्र होकर अपने समाज का काम करते हैं। हाँ। इसलिए मैं रिलीजियसली जैसे एक शब्द उस समय यूज हुआ करता था कि ईमानदारी से जो 6 बजे के बाद में निकल जाता था, कहीं भी जिधर भी अपनी बस्ती में लगी उधर चले गए। हाँ, लाल बत्ती गाड़ी होती थी तो वो लेके चले गए, नहीं तो ऐसे चले गए। हाँ, गए तो लोग सोचते भी कौन आ गया, काहे को आ गया, पूछते थे। तो उनसे बातचीत करते समय कि भाई देखो मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, चाय पिला दो तो आपकी मेहरबानी हो गई, नहीं होगा तो मैं पिलाता हूँ। तो लोगों की इंटरेस्ट करे साहब तो बहुत बढ़िया आदमी आ गया, बच्चों को बुला बुला के बातें कर रहे हैं। अच्छा। फिर जैसे उज्जैन में मैंने किया कि वहाँ जितने शराबी वराबी थे गुटखा खाने वाले, मैंने बोला कि भाई क्या है, जागरूकता पैदा की, लोगों ने शराब छोड़ना शुरू कर दिया है, पान गुटखे खाना छोड़ दिया है, बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मिली। उज्जैन में ही 90 में वहाँ छपड़क मार्ग पर जो है 1965 में एक प्लाट अलॉटेड था वहाँ के बुद्धिस्टों को, वो आज तक कब्जा नहीं हो पाया था 90 तक। अच्छा। मेरी पोस्टिंग हुई, मैं तुरंत वहाँ पता किया, गया, मिले तो लोगों ने अपनी समस्या बताई, फिर वहाँ जाके मैंने खाली करवाया। उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री। जिसने कब्जा किया था मैंने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होगी और तुमने सुना है कि 1965 से लेकर अभी तक ये कब्जा मिली हो तो इतने दिन का रेंट देना पड़ेगा, कई लाख रुपए। और वो सब तो वो डर गया कि नहीं मेरा कब्जा तो ऐसे ही पड़ा हुआ, कोई ले जाए। तो खाली करवा के फिर बुद्ध विहार का मैंने माहौल बनाया। तो 14 अप्रैल को कार्यक्रम की, सारे अफसरों को बुलाया और सबको बुलाया, हमने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, क्योंकि आपकी जवाबदारी है। रिजर्वेशन आपका जो है एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सामान्य वर्ग के ढंग से नहीं आए, तो लोगों ने किया और उस कंट्रीब्यूट किया और 92 में छपड़क मार्ग बुद्ध विहार बन गया। हाँ। और हम रात दिन उसको लगे रहे और सबके कंट्रीब्यूशन से हुआ। मैं भी अपने सैलरी का पैसा देता था, दूसरे से भी दिलवाता था, सब लोग मिल गए, कोई सीमेंट देता था, कोई जो भी जितना, तो सबको करवा के हमने 90 में बुद्ध विहार बनवा दिया। वैसे ही जो है उसी समय जो है 89 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उज्जैन से पहले इंदौर में, पहली पोस्टिंग 89 में मेरी हुई। तो मैं जो है वहाँ से एक बैंक के मैनेजर थे हेमंत सिंह, वो हम दोनों मिल के गए कि भाई चलो बाबा साहब के जन्म स्थान देखने चलते हैं। अच्छा, ओके। तो पहली बार जो है जिंदगी में हम लोग महू गए, है ना। तो महू में गए तो हमने पूछा कि बाबा साहब का जन्म स्थान बताओ, किसी को पता ही नहीं। अभी भी किसी से पूछो कि बाबा साहब का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे, महू बताएंगे, पर महू में कहाँ थे ये तो बताओ। ये किसी को पता ही नहीं। फिर हम लोगों ने जो डिफेंस में जाके वहाँ से जो कॉलोनी का नक्शा निकलवाया, फिर बाबा साहब के पिताजी के नाम से जो है रामोजी सकपाल के नाम से कौन सा मकान बुक था। अच्छा, वो पता करवाया। फिर वहाँ से हुआ कि भाई बाबा साहब स्मारक नहीं था, कहाँ पैदा हुए थे। वो कुछ स्मारक कुछ नहीं था वहाँ, जीरो। अच्छा। ऐसे प्लेन था, एक रोड ऐसे किनारे किनारे जाती थी, लोग ऐसे मनाते थे महू में बाबा साहब पैदा हुए थे, लेकिन कहाँ पैदा हुए थे किसी को नहीं पता था। अच्छा। 89 तक। फिर एक महाराष्ट्र की लेडी थी, उसकी माँ वहाँ काम करती थी, तो वो बताते थे कि ये जो जगह है यहाँ हम लोग आते थे, ये जगह, ये मकान उनका लैटर था, ये बेडरूम था, ये जो बाथरूम था और ये वाला है, ये आंगन था पीछे का, यहाँ ये बाबा साहब पैदा हुए। उस जगह को हम लोग ट्रेस आउट कराया, फिर नक्शा से देखा, फिर देखा कि हाँ रूम में क्या कहलाट है, फिर वो हुआ कि ये जगह है जहाँ बाबा साहब। फिर मैंने वहाँ से मिट्टी उठाई, फिर हम लोग संकल्प किया कि यहाँ बनवाएंगे जैसे तैसे स्मारक। फिर सरकारों से, तो अर्जुन सिंह जी ने बहुत पहले 84 में अनाउंस किया था कि हम यहाँ स्मारक बनवाएंगे, लेकिन वो वहाँ गैस त्रासदी होने की वजह से भोपाल में नहीं बन पाया था। तो सुंदरलाल पटवा उसके थे, सुंदरलाल पटवा से मेरा वो हुआ किसी काम से लेके, बैकग्राउंड उसका IT का था। फिर वो बुलाए, फिर उन्होंने कि भाई लड़का तुम बड़ा बोलने लगते हो। अच्छा। क्या बोलने का कारण क्या है कि हमारे घर पे इंक्वायरी करवा दी, करवा दिया, वो करवा दिया। तो मैं सब बोलने से नहीं, हम तो कानूनी काम कर रहे हैं।
नहीं आए होते एकदम बैठ के चाय पीने लगे, तो आए अफसरों की हिम्मत नहीं पड़ती है सीएम के बगल में बैठने का। तो सब बातें थी उस जमाने की। तो हमने कहा साहब देखो हम लोग जय भीम के बेटे हैं और बाबा साहब की खासियत थी फेयरलेसनेस, बिल्कुल हाँ है ना। तो फेयरलेसनेस हम लोग के ब्लड में है, हाँ भय से हम लोग मुक्त हैं, इसलिए आपसे खुल के बात कर रहे हैं। कहते बाबा साहब को तो मैं भी जानता हूँ, मानता हूँ। तो हमने कहा आप मानते हैं तो कहाँ पैदा हुए थे? तो बताते हैं कि मऊ में कहाँ पैदा हुए थे? तो वो नहीं पता। फिर क्या है, इतने बड़े महापुरुष कि आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि भी कहाँ पैदा हुए थे। तो स्मारक बताने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये देश के साथ पक्षपात है, ये तो बड़ा भर गए। ना हम करके दिखाएंगे। आप करके दिखाओ ना, कैसे करेंगे हमने बताता हूँ ना। डिफेंस सेक्रेटरी को लेटर लिखो कि भाई लैंड अलॉटमेंट हम ₹1 पर ट्रांसफर कर दो, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। तो उसकी न्यू मैंने डाली 1989 में। उसके बाद फिर टेस्ट आउट हुआ, फिर जगह फिर लंबी हिस्ट्री बताऊंगा तो आत्म प्रशंसा लगने लगेगा। तो वो फिर हमने वहाँ माहौल बनाई। फिर माननीय कांसीराम जी को आए थे तो उनको बताया कि ये जगह है। उनको होटल प्रेसिडेंट में मैंने बुकिंग कराई थी उस जमाने में। तो सब लंबी हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि उनको सर्किट हाउस कैंसिल कर दिए थे लोग। अच्छा। हम करवाते हैं, ऐसा थोड़ा, हमारा महापुरुष है। तो वो भी चलता रहा, आप सर्विस भी और ये भी चल रहा था। दोनों बातें एक साथ। और हमारा एक ही था कि हर सैटरडे संडे को एक सेमिनार, चाहे संविधान पर या बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पे या इतिहास पर, मैं हमेशा से करता रहता था। 90 में ही जो है जुलाई में मैंने एक कार्यक्रम करवाया था उज्जैन में। तो मेरे खिलाफ आईबी ने बड़ा रिपोर्ट दिया था कि ये बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का काम करते हैं। तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो गई 90 में उज्जैन की पोस्टिंग के बाद। फिर हमारे बॉस थे एक एसआर बाधवा, तो एसआर बाधवा ने मुझे बुलाया, चीफ कमिश्नर थे, कि तुमको सस्पेंड करना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ आईबी का रिपोर्ट आया है, बोर्ड से गया है, ये हुआ है वो हुआ है तुम्हारे खिलाफ। हमने क्या हुआ क्या? कि नहीं तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली आयोजित किया था? नहीं तो नहीं, कोई कार्यक्रम तो किया था। हमने कहा हाँ कार्यक्रम तो किया था एक उज्जैन में। कहते तो बीएसपी के तमाम लोग थे, बीएसपी का कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, संविधान का कार्यक्रम था, संविधान की जानकारी के लिए। उसमें बीएसपी के लोग भी बैठे थे, उसमें दूसरे का बैठे भी थे। तो नाराज हो गए, नहीं आपके सर्विस कंडीशन में हमारे सर्विस कंडीशन में अंतर है। हाँ। आप सामान्य वर्ग से आए हुए हैं। यस। तो आपकी जिम्मेदारी जो आधी है, जिस उद्देश्य को लेकर आप सर्विस में आए तो उसी उद्देश्य में भी लेके आए। हाँ। पद मिलना चाहिए, सत्ता संपत्ति जैसे सारा मिलना होना चाहिए। ये तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो है एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। हाँ। कि हमारे सर्विस कंडीशन आपके सर्विस कंडीशन से डिफरेंट है। यस। हम जो रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं, एज इफ आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई सोसाइटी, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोसाइटी और योर कास्ट। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कास्ट बिकॉज ये कास्ट सर्टिफिकेट पर मैं सर्विस में आया हूँ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए काम करना है। हम नहीं करेंगे तो हम जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति माने जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो जेनेसिस है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन जब हमको मिला है तो हम अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो हम रिजर्वेशन से सर्विस में आने के योग्य नहीं माने जाएंगे। सही बात है। हाँ। तब उनका थोड़ा ट्यूबलाइट जला है। अच्छा। यदि आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये गैर संवैधानिक होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये सब आईबी का रिपोर्ट फेक हो, ये सब कोई मतलब नहीं। तो उसके बाद वो समझ गए, तो फिर एक वार्निंग दिया कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो केडी गुप्ता साहब कमिश्नर थे, बॉस थे, उन्होंने एक मुझे अभी है नहीं होगा, एक वार्निंग इशू हुआ था मुझे कि भाई आप जो है बीएसपी के कार्यक्रम में था। तो मैं बीएसपी वाला था। इसलिए कि सोशली हम लोग बहुत अवेकन थे, सोशल एक्टिविटीज करते थे। समझाए कि जो रिजर्वेशन से आते हैं उनकी स्वतंत्र जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के प्रति लोगों को जागरूक करें, समुदाय के प्रति लोगों को जागरूक करें। और ये बहुत ही बखूबी काम अपने पूरे लाइफ स्पैन में किया है। समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई वहाँ आपने बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर समाज को जागरूक करने का काम किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को समझाते हैं तो जिस तरह से भारत में इतने सालों से ब्राह्मण व्यवस्था थी, मुगल्स आए, अंग्रेज आए, लेकिन फिर भी वर्चस्ववाद कायम था। तो बाबा साहब ने इस व्यवस्था को जो 6,400 जातियां थी उसको SC, ST, OBC माइनॉरिटीज में कन्वर्ट किया। तो इस व्यवस्था को किस तरह से बाबा साहब ने कन्वर्ट किया, आज किस तरह से व्यवस्था आज इम्प्लीमेंट हो रही है, इसके बारे में बताएं। देखिए 2-3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है इस देश में।
कि बाबा साहेब रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन, वो जो थॉट था उनका, वो पहले व्यक्ति हैं इस जमीन पर जिन्होंने भारत के इतिहास को एक शब्द में, एक लाइन में बोला था कि इस देश का इतिहास कुछ भी नहीं, हाँ, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के संघर्ष का इतिहास है। सही बात। अब ये बात जो है कि श्रमण संस्कृति क्या है और ब्राह्मण संस्कृति क्या है, इसको समझने में भारत का इतिहास समझ में आ जाएगा, पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी, चाहे सोशल सिस्टम है, सामाजिक संस्थाओं का जो प्रणाली है, या सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था है, या सांस्कृतिक वर्चस्व की व्यवस्था है, या सांप्रदायिकता की व्यवस्था है, या सांप्रदायिक जो पक्षपात की व्यवस्था है, वो सारा कुछ आप समझ में आ जाएगा। सांस्कृतिक वर्चस्व जिसे कल्चरल हेजीमनी कहते हैं अंग्रेजी में, कल्चरल हेजीमनी, उसको हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, प्रभुत्व, सांस्कृतिक एक दबदबा, कंट्रोल कायम करना है देश पे, इस सब चीज़ को आप समझ जाएंगे। तो बाबा साहब में एक सबसे बड़ी दूरदर्शी चेतना ये थी कि सही चीज़ को जान गए थे, और बाबा साहब जब सही चीज़ को जान गए थे तो उनकी लेखनी में, उनकी स्पीचेस में, उनके राइटिंग्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी। तो बाबा साहब को जो भी आदमी पढ़ेगा वो भारत के इतिहास को समझेगा, और भारत के इतिहास को समझना हो तो आपकी आंखें डॉक्टर अम्बेडकर की आंखें होनी चाहिए। यदि बाबा साहब की आंख नहीं है आपकी तो आप अंधे हैं। कभी भी भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास के भीतर जो छुपा हुआ तथ्य और सत्य है, उसकी आपको सम्यक जानकारी मिल नहीं सकती। यदि आपके पास फुले की विचारधारा है, थाट है, और बाबा साहब की आंखें हैं, तो आप पूरा का पूरा देख लेंगे क्या, किधर बैक्टीरिया, किधर वायरस है। ये डॉक्टर की आंख है, सामाजिक डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, ऐतिहासिक डॉक्टर, जो कोई बड़ा महापुरुष इस देश में हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो खाली एकेडमिक नहीं थे, वो जो है सोशल डॉक्टर थे। और इसीलिए जो है उन्होंने बड़ी गहराई से यहाँ के षड्यंत्र को समझा, यहाँ के लोकतंत्र को समझा, यहाँ के गणतंत्र को समझा, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को समझा, यहाँ के सामाजिक संस्थाओं को समझा, जाति के ओरिजिन को, जाति कैसे पैदा हुई उसके सच्चाई को जाना। इसके पहले जाति के जो रीजन से लोगों ने वर्ण व्यवस्था से जोड़ा, वर्ण व्यवस्था से प्रोफेशन को जोड़ा, प्रोफेशन से जोड़ के उन्होंने कहा कि जो जाति जो काम करती है उसकी उस जाति हो गई। बाबा साहब ने इसको डिमोलिश कर दिया। और पहली बार 1916 में जब उन्होंने वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको जो एमफिल के लिए लेक्चर देना था, तो एक पेपर तैयार किया था, तो जेनेसिस ऑफ जो है कास्ट, तो जेनेसिस ऑफ कास्ट जो आइवर के क्या नाम है, वहाँ सोशलिस्ट के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्टेब्लिश करके, जो विद्वान उस जमाने के थे, चाहे हार्वर्ड, रीजले हों, आइवर, बहुत सारे लोग थे, तो उनका जो प्रस्थापना है, जो प्रोपोजिशन है, वो गलत है। बहुत सारे इस्टेब्लिश किया कि इसका जेनेसिस है हिंदू धर्मशास्त्र है। और ऐसे ही जो है ये जाति पात तोड़क मंडल दल ने जब उनको लाहौर से बुलाया था, ये उस जमाने के पंजाब प्रांत, अभी जो है पाकिस्तान में चला गया है, तो वहाँ के आर्य समाजी और वहाँ के जो है संतराम बीए और तमाम लोगों ने जात पात तोड़क जो मंडल बनाया, तो उन्होंने बाबा साहब बुलाया था। तो बाबा साहब ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिसको आज कहते हैं, जाति भेद उन्मूलन जो है, तो उसको जो लिख के दिया, तो वो बड़ा दुखी हो गए कि भाई ये क्या कह रहे हैं। बाबा साहब ने स्थापित किया कि हिंदू धर्मशास्त्र में जाति की जेनेसिस है। जब तक इन धर्मशास्त्रों को आप डिमोलिश नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इस देश से जातिवाद नहीं समाप्त होगा। ये नई प्रोपोजिशन थी, नई अवधारणा थी, जो दूसरे लोगों में के विचारधारा में ये नहीं थी। बाकी लोगों ने वर्ण व्यवस्था से डायरेक्ट जोड़ के जातिवाद समझने लगे। बाबा साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जाति का जो जन्म है उसका ये है, प्रोफेशन तो ऑटोमेटिक जुड़ा है। आप जैसे इंसान पैदा हुए, पैंट शर्ट तो बाद में पहने हैं ना, तो पैंट शर्ट इंसान नहीं है ना, तो बाबा साहब ने वहां से पकड़ ली बात। तो ये जो जानना बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने पूरे देश में उन ऐसी मौलिक बातों की जानकारी जो सचमुच नहीं है, उसको मैंने प्रण किया कि मेरा काम होगा पूरी जिंदगी भर कि हम सबको बताते रहें, सबको बताते रहें। तो इसी बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने नई नई बातें ढूंढ के रिसर्च करके निकाली। जैसे भारत के संविधान में लोगों ने ये धारणा फैलाई हुई है कि भारत के संविधान ने लोकतंत्र दिया है,
डेमोक्रेसी दी है, प्रजासत्तात्मकता दी है, ठीक है। हाँ, हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाया कि गलत है, अधूरा है। बाबा साहब ने भारत के संविधान में लोकतंत्र ही नहीं दिया है, बल्कि लोकतांत्रिक गणराज्य दिया है। हाँ, यस। कि लोकतंत्र लोगों ने पकड़ लिया, गणराज्य भूल गए आज भी। हाँ, और डिक्लेयर कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है। हाँ, ये नहीं बोला कि रिपब्लिक कंट्री भारत है। हाँ, यस। भारत के संविधान में लिखा हुआ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरीन, दो शब्द बाद में जोड़े गए, सेकुलर सोशलिज्म छोड़ दीजिए, सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यस। तो डेमोक्रेसी पकड़ लिया, रिपब्लिक भूल गए। हाँ, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हाँ, यस। तो बेसिक जो है जो कॉन्सेप्ट है संविधान का, वही लोगों को नहीं पता है। बड़े से बड़े विद्वानों को नहीं पता है, बड़े से बड़े जजेस को नहीं पता है, बड़े से बड़े रिसर्चर्स को नहीं पता है। जिन्होंने इस संविधान पर पीएचडी किया वो इस पर जो है फोकस नहीं है। तो वो कौन बताएगा? तो मैंने बताया लोगों को 25 साल पहले, 30 साल पहले मैंने बताई। दूसरी चीज बताई कि जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 38 में ये कहा गया है, राज्य इंश्योर करेगा नया सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, स्टेट विल इंश्योर अ न्यू सोशल ऑर्डर। भारत का संविधान एक नया सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय स्थापित हो। ये मजाक थोड़े है, इतनी नई बात दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, भारत के संविधान में है कि भाई राज्य जो है एक नया सोशल ऑर्डर बनाएगा। ये नया सोशल ऑर्डर के विषय में किसी को जानकारी नहीं है कि डायरेक्शन स्टेट को, राज्य को, मैंने देश के शासन को चलाने का, कि आपको नया देश बनाना पड़ेगा। और नया देश के लिए लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट, मैंने 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन से नए भारत का निर्माण करने की जरूरत थी। और उसी में नया सोशल ऑर्डर बनाने की जरूरत थी, जिसमें सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए, आर्थिक न्याय स्थापित हो जाए, राजनीतिक न्याय स्थापित हो जाए। इसीलिए आर्टिकल 38 में लिखा गया, प्रेम्बुल के अलावा लोग प्रेम्बुल तक ये घूमते रहते हैं। प्रेम्बुल तो एक धारणा है, एक फिलॉसफी है, एक सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत तो हम मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन वहां तो डायरेक्शन है। स्टेट जो है राज्य को, देश को चलाने के लिए आपको जो है बहुत सब ऐसे मामूली आदमी तो नहीं थे कि प्रेम्बुल में लिख के भूल जाएंगे और प्रेम्बुल में मानेंगे नहीं मानेंगे। प्रेम्बुल कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, उसका फिलॉसफी है, गाइडिंग फोर्स है, आपको गाइडेंस देगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो मनमानापन होता है इस देश में, हर आदमी मनमानापन में लगा हुआ है। उसको समझ कर बाबा साहब ने भारत के संविधान में आर्टिकल 38 में ये कहा कि राज्य जो शासन करने वाली संस्थाएं हैं, उनकी जवाबदारी है कि सामाजिक न्याय सुरक्षित करने के लिए, आर्थिक न्याय सुरक्षित करने के लिए, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए आप नया सोशल ऑर्डर बनाएंगे। न्यू सोशल ऑर्डर, अरे बाप रे, ऐसा है कहीं? कभी किसी पार्लियामेंट में कभी डिबेट हुआ? कभी विधानसभा में डिबेट हुआ? कभी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिबेट हुआ? किसी मंच पर डिबेट हुआ? कहीं सेमिनार हुआ? नेशनल इंटरनेशनल हुआ ही नहीं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, भारत के संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो स्थापित किए हैं, उस पर कभी चर्चा तक नहीं होती। जिस देश में आप चर्चा नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो आप उस व्यवस्था को लागू कैसे करेंगे? सही बात है। संविधान का इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भारत के संविधान की मूल भावना, मूल उपबंध लागू नहीं है। ये नई जानकारी जो देने का ये काम कौन करेगा? यस, ये हमें करना है। पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। जैसे हमने एक नई बात बताई, बहुत पहले बताई, 30 साल पहले, कि बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। लोगों ने पहले तो सिस्टम ही बदल दिया, एजुकेट, उसके बाद ऑर्गेनाइज और उसके एजुटेट, ये 3 सीक्वेंस कर दिया। मैंने कहा कि भाई 1942 में पढ़ो, जुलाई वाला उनका जो है स्पीच साफ साफ कहते हैं, पहले कहते हैं एजुकेट, दूसरा कहते हैं एजुटेट, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सीक्वेंस है। अब नई बात, और उन्होंने बोला कि एजुकेट, लोगों ने इसका मीनिंग क्या, अर्थ क्या लगा दिया? स्वयं शिक्षित हो जाओ, पूरे देश में शिक्षित बना, है ना, और वो संघर्ष करा और संगठित हो जा, है ना। हिंदी में भी, मराठी में भी चल गया। और साहब ने क्या बोला है? एजुकेट, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपकी जवाबदारी है कि दूसरे को एजुकेट करो। यू मस्ट एजुकेट अदर्स। एजुकेट का मतलब ये होता है, एजुकेट का मतलब बी एजुकेटेड नहीं होता है। एजुकेट का मतलब ये होता है एजुकेट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई शिक्षितों को एड्रेस करते समय बोला कि यू मस्ट एजुकेट अदर्स। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उनको जो है सामाजिक रूप से जो है
प्रबुद्ध नहीं करेंगे, उनको सामाजिक रूप से जो है वो कहते हैं बौद्धिक चेतना से जागृत नहीं करेंगे तो अशिक्षित रहेगा। वो एमए सोशलॉजी से कर ले, चाहे एमए इकोनॉमिक्स से कर ले या एमएससी कर ले, वो तो अंधा ही है, तो छोटा आदमी है। मैथ से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से आप एमएससी किए हुए हों तो बाकी तो कोई जानकारी नहीं, न संविधान की जानकारी, न समाज की जानकारी, न इतिहास की जानकारी, न अर्थव्यवस्था की जानकारी, न वाणिज्य व्यवस्था की जानकारी, न उद्योग व्यवस्था की जानकारी, तो अशिक्षित आदमी है, इलिटरेट लोग हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि एजुकेट करो, इसीलिए वो एक विषय पर केंद्रित नहीं रहे बाबा साहब, सारे सब्जेक्ट पढ़ा, जितने भी विषय सब पढ़ने लगे। इसीलिए पढ़ने लगे ना कि वो उनको जो है समाज को देखना है, राष्ट्र को देखना है, भविष्य को देखना है, इतिहास को देखना है। तो सब कुछ नहीं स्टडी करेंगे तो कैसे अपनी बात चलेगी। इसलिए हम लोगों को आपको सबकी जवाबदारी थी कि आप सब कुछ पढ़ो और शिक्षित हो गए तो दूसरे को शिक्षित करो, एजुकेट अदर्स। ये कॉन्सेप्ट इन लोगों को नहीं, मैंने बताया हुआ, मुझे पता है। 30 साल पहले, जब 32 साल पहले, 35 साल पहले मैं बोला भाई एजुकेट का मतलब, आप मंचों पर कितने लोगों को मैंने डांटा हुआ है। एजुकेट का मतलब शिक्षित होना होता है, क्या लिख के रखा हुआ शिक्षित, पेबैक करना है हमें। सब गलत लिखे जा रहे हो। बाबा साहब कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उनके कॉन्सेप्ट को समझो, उनकी बात को समझो, उनकी अवधारणा को समझो, उनकी फिलॉसफी को समझो, तब आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट इंडिया शब्द ही नहीं है इन लोगों के जबान पर कि नया भारत का निर्माण करने के न्यू डालो, आधारशिला डालो, नहीं है दिमाग में लोगों का। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ना पॉलिटिशियंस को आता है, ना मिनिस्टर्स को आता है, ना बड़े बड़े अथॉरिटीज को आता है। ऐसी एक नहीं है, मैं कम से कम 200 लिस्ट दे सकता हूँ जहाँ जो है नई नई धारणाएं, नई नई बातें, नई नई विचारधारा समाज को देना जरूरी था। वो मैं लगातार लगा हुआ हूँ। जी, आप लगातार लगे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूट जो भारत है, संवैधानिक भारत के निर्माण के लिए आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं। लेकिन इन दिनों में जैसा कि एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब यूपी के सीएम ने कहा कि भारत को सनातन धर्म की बात उन्होंने कही, जबकि सनातन शब्द तो बुद्ध के वचनों से आता है, बुद्ध के शब्द इससे आता है। तो इसके बारे में जरा आपको समझाइए लोगों को। देखिए, समाज को भ्रमित करना हो, मूर्ख बनाना हो और समाज को जो मिसडायरेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी होशियार लोग हैं, हम मीन्स जो होशियार लोग, चतुर लोग, उनकी बात उनको संकेत करके कर रहा हूँ कि वो अर्थहीन शब्दों का रिसर्च करके, क्वाइन करके और समाज को दे देंगे, है ना। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, जैसे राष्ट्रवाद है ना, पूछे कि राष्ट्रवाद क्या होता है भाई। हाँ, नौकरी करने के लिए जो है 1-1 लाख लोग जो अमेरिका में जो है लाइन लगे हुए वीजा पे, है ना, घूमने के लिए जाते हैं। 35,000 लोगों ने यहाँ से जो है पिछले 4-5 सालों में जो है पैसा 100 करोड़ पे निकाल के दुबई में लगा दिया है, हांगकांग में जाकर लगा दिया है। यहाँ का पैसा लेके जो है दुबई में जो है, अमेरिका में, कनाडा में या लंदन में लेके जा रहे हैं, राष्ट्रवाद यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नाम छेड़ रहे हैं, और जितने स्वदेशी आंदोलन छेड़ने वाले लोग हैं सबके घरों में विदेशी आइटम मिलेगा, विदेशों में घूमना मिलेगा। सब जो चाइना से जो माल खरीद के इंडिया में बेच रहे हैं और लोगों को स्वदेशी आंदोलन का जो है वैसे ही जो समरसता कर दिया है ना। समरसता का कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता है। समानता को खत्म करने के लिए आरएसएस के लोगों ने समरसता शब्द गढ़ा, क्वाइन किया, लोगों को उसमें लाइन पे लगा दिया। वैसे ही जो हिंदू राष्ट्र, आर्य समाजी कहते हैं हम हिंदू है ही नहीं है, डिक्लेयर किया कि हिंदू शब्द जो है ये जो है मुस्लिम शासकों द्वारा या वहाँ के लोगों द्वारा दिया हुआ नाम है, जो सिंध घाटी के आसपास के लोगों के लिए था और पूरे देश के लिए था ही नहीं। ये कभी दक्षिणावर्त था, कभी जम्बूद्वीप था, ये महाद्वीप था। तो जम्बूद्वीप को जो है हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे। दूसरी बात कि जब हिंदू राष्ट्र करना शुरू करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे। अच्छा, 2 मिनट मुस्लिम की बात छोड़ भी दो, बिरादरान इस्लाम की बात छोड़ दो, सिख का क्या करोगे, जैन धर्म के लोगों का क्या करोगे, बौद्ध धर्म के लोगों का क्या करोगे, ईसाई धर्म के लोगों का क्या करोगे, और आदि धर्म में जो आदिवासी हैं तो आदिवासी धर्म को क्या करोगे। उनका सबका अपने संस्कृति, अपना धर्म है, लिखित हो या ना हो। तो ये 7 लोग उनका क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र में। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, जो मजाक में लोग कह देते हैं, मैं भी कह देता हूँ कि ब्राह्मण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। तो ब्राह्मण वर्चस्व का काम चल रहा है, उसी को हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। देश में जो 2 ही तरह की जातियां हो गई हैं, एक जो ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण के गुलाम जाति हैं, तीसरी इससे अलग जाति हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म का जो मामला चल रहा है उसी को हिंदू धर्म करने लगे, पहली चीज। दूसरी बात सनातन धर्म भी चुराया हुआ है बुद्ध से, बुद्ध की वाणी में है। ठीक है, सनातन आया है कि जो प्रकृति के जो नियम हम वहां से धर्म का मार्ग लेते हैं, प्रकृति के जो भी सिद्धांत है, हाँ, वो सिद्धांत पर चल रहा था सनातन। अब उसको ये ब्राह्मणों ने अपने ले लिया, लेकिन किसी भी ब्राह्मण धर्म से या ब्राह्मण महापुरुषों से या चाहे उनके अच्छे विचारों से पूछे कि शब्द
वास्तविक रूप से डिफाइंड वे में किस जगह पे है। हाँ। वेदों में है नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, महाभारत रामायण में है ही नहीं है। गढ़ के जब बाद में प्रक्षेपण करके इंटरपोलेशन करके बाद में डाला हो अलग बात है, ओरिजिनली नहीं है। नहीं तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप जो मैन्युस्क्रिप्ट है ओरिजिनल जो पांडुलिपि है कहीं दिखा दो। सनातन कोई धर्म है क्या? सनातन धर्म भी नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं है। इसीलिए जो है आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी बोला था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि हिंदू धर्म नहीं है, तो जी उनकी एक शैली है। क्योंकि राधा कृष्ण साहब ने जो है हिंदू फिलॉसफी में जो है हिंदू वे ऑफ लाइफ उन्होंने कहा था, हिंदुइज्म इज नथिंग इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो जीवन की एक शैली है ना, तो धर्म नहीं है। जब धर्म नहीं है तो तुम्हारी अपने जीवन की शैली जो है वो सिख क्यों माने, बुद्धिस्ट क्यों माने, जैनी क्यों माने? उनकी अपनी जीवन की शैली है, अलग है। सबके अपने जीवन शैली। आदिवासियों की अपनी जीवन शैली है, पारसियों की अपनी जीवन शैली है। तो सबके जीवन शैली को यदि आप महत्व देते हैं, इज्जत देते हैं, तो उनकी शैली के हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? तो ये तर्क के कसौटी पे भी गलत है, इतिहास के कसौटी पे भी गलत है, धर्म की दृष्टि से भी गलत है, सांस्कृतिक जो एक प्रणाली होती है उसके हिसाब से भी गलत है। तो किस मामले किस दृष्टि से सही है? तो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही गलत है। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्र करके देश का बंटवारा करना चाहते हैं। ये कैसे देश के दुश्मन हैं, कैसे समाज के दुश्मन हैं, कैसे राष्ट्र के दुश्मन हैं, ये इसी से प्रमाणित हो जाता है। हिंदू राष्ट्र करोगे तो सिख राष्ट्र वाले तैयार हो जाएंगे, भाई हमारा सिख राष्ट्र बनेगा। जैन राष्ट्र कल को तैयार हो जाएगा, कल को जो है बौद्ध राष्ट्र तैयार हो जाएगा, कल को मुस्लिम राष्ट्र तैयार हो जाएगा। तो कितने राष्ट्र बनाओगे? आदिवासी अपना राष्ट्र मांगने लगेंगे। कितना मेहनत से, कितनी दूरदर्शिता से बाबा साहब ने भारत को इंटीग्रेट किया है, इमोशनली इंटीग्रेट किया है, सोशली इंटीग्रेट किया है, संवैधानिक तौर पे इनको इंटीग्रेट किया है। इसको विखंडित करना चाहते हैं लोग, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व रहेगा। तो नया कंसेप्ट दे दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, उनसे पूछो हिंदुस्तान नाम का देश ही नहीं है दुनिया में। yes. जब हिंदुस्तान नाम का कोई देश ही नहीं है दुनिया में, एक देश है, उसको विदेशी भाषाओं में इंडिया कहते हैं, भारतीय भाषाओं में भारत कहते हैं, तो हिंदुस्तान कहाँ से आ गया बीच में? जब हिंदुस्तान को संवैधानिक दर्जा भारत के महापुरुषों ने दिया ही नहीं है, तो हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आ गया? ये गैर संवैधानिक शब्द का प्रयोग क्यों करने लगे जल्दी जल्दी? अच्छा, हिंदुस्तान कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, ठीक है, तो यदि कल को कोई सिख राष्ट्र की बात करने लगा तो क्या जवाब है? कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगा तो क्या जवाब है? कोई बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात करने लगा, बुद्धिस्ट राष्ट्र, जैन राष्ट्र की बात करने लगा, आदिवासी अपने राष्ट्र की बात करने लगे, तो ये तो बेसिकली जो है इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का जन्म दिया जा रहा है। उसके जन्मदाता हो गए हिंदू राष्ट्र करके, और फिर उसको जो है गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। हिंदू माने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो पैदा हुआ है हिंदू है। तो पूछो कि बेटा ये बता दो कि भारत की जमीन पर पैदा होने वालों को क्या कहोगे? भारतीय ना। तो तुम भारतीय रहना चाहते हो कि हिंदू रहना चाहते हो? यदि हिंदू रहना चाहते हो तो सिखों का क्या है, बौद्धों का क्या है, जैनियों का क्या है, आदिवासियों का क्या है, मूल निवासियों का क्या है? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। बिल्कुल। तो शब्दों का आडंबर देके लोगों को भ्रमित करने का एक नया जो है प्रयास है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, सोशल स्ट्रेटजी है, षड्यंत्र है। इससे देश का भला नहीं होने वाला है। देश में आज जो है मानसिक रूप से लोग जो है दूरी पैदा करते जा रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते जा रहे हैं, पक्षपाती होते जा रहे हैं, समाज का विखंडन होता जा रहा है, समाज टूटता जा रहा है, जातिवाद बढ़ता जा रहा है। जातिवाद को पैदा करने वाले लोग जो है धर्म से जोड़ रहे हैं, धर्म से वर्ण व्यवस्था को जोड़ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था से अपने वैदिक संस्कृति को जोड़ रहे हैं, और इस तरह जो है गड़बड़ झाला जो हो रहा है वो राष्ट्र हित में नहीं है, भविष्य हित में नहीं है हमारे। बिल्कुल, ये जो देश को विभाजित करने वाली जो ये बातें हैं, ये राष्ट्र हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषित करके सर ने हमें बताया है। सर, अब हम अंतिम पड़ाव में हैं। आपने कहा कि ये जो बातें हैं देश को विघटित करती हैं, और ये बातें जो है राष्ट्र के हित में नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र के हित में क्या होना चाहिए, राष्ट्र के हित के लिए कौन सी बातें जरूरी होनी चाहिए, और एक राष्ट्र का निर्माण, प्रबुद्ध भारत का निर्माण कैसे हो सकता है? देखिए, शरीर में यदि कोई दोष है तो शरीर के दोष को निकालना पड़ता है। जैसे आपका ब्लड जो है इम्प्यूरिफाइड है, माने अपवित्र है, चाहे ब्लड जो है प्रदूषित है या कैंसरस हो गया हो, तो कहते हैं ना कि पहले वो पुराना वाला ब्लड को निकालो, नया वाला ब्लड डालो, तब जो है शरीर शुद्ध होगा। बुद्धि में जो है भ्रष्टाचार है या बुद्धि में जो है प्रदूषण है, तो कहते हैं विवेक इसको साफ सुथरा करो, जागृत करो। इसके दिल में ही दोष है ना, तो उसको साफ सुथरा करो। तो जहाँ दोष होगा उसको साफ सुथरा करेंगे। वैसे ही यदि भारत इस देश में
राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सांस्कृतिक वर्चस्व के नाम पर हमारा ही धर्म नंबर 1 है, बाकी सब धर्म बेकार हैं, इस मानसिकता से चाहे हमारा क्षत्रिय जो महान है, हमारा क्षत्रिय बड़ा, ये जो रिलीजन हो जाए, भाषा को लेके हो गया, संप्रदाय को लेके हो गया, या सेक्ट को लेके हो गया, वर्ग को लेके हो गया, जो ये विघटनकारी जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये प्रदूषण है, ये सामाजिक और राजनीतिक प्रदूषण है। इस प्रदूषण को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन ताकतों को, इन तर्कों को, इसके पोषक पालकों को पहले जब तक जो हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, उनका उच्छेद नहीं करेंगे, उनको जो समाप्त नहीं करेंगे, उनको प्योरीफाइड नहीं करेंगे, उनको जो सुधारेंगे नहीं, तब तक जो है नया वातावरण पैदा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, सिंपल सी बात है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, जैन राष्ट्र, सिख राष्ट्र, पारसी राष्ट्र या आदिवासी राष्ट्र बनाने के बजाय यदि आप इसको संवैधानिक राष्ट्र बना दो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस देश को संवैधानिक राष्ट्र बनाओ ना। इस देश को जो ही संवैधानिक राष्ट्र बनाएंगे तो आप समझ लीजिए, जो ही संवैधानिक राष्ट्र बनाएंगे सारे लोग खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म के लोग खुश, बौद्ध धर्म के लोग खुश, इस्लाम धर्म के लोग खुश, पारसी धर्म के लोग खुश, सिख धर्म के लोग खुश, आदिवासी भाई, गरीब अमीर, छोटा बड़ा जो भी आप शब्द दे दिए, सब खुश, हम भारतीय हैं। ये सोच जो है भारत में विकसित होगा तो सबके प्रति जो है हम सम्यक भाव रखेंगे, सबके प्रति जो हम आदर का भाव रखेंगे। जो ही सबके प्रति सम्यक भाव रखेंगे, आदर का भाव रखेंगे, उसी दिन भारत के संविधान का आर्टिकल 21 डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है स्थापित हो जाएगी, व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो जाएगी। जिस देश में व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो जाती है वो देश सम्यक राष्ट्र हो जाता है। वहां स्वाभाविक रूप से जो मैत्री भाव आ जाएगी, वहां स्वाभाविक रूप से करुणा आ जाएगी, वहां स्वाभाविक रूप से सद्भावना आ जाएगी, वहां स्वाभाविक रूप से जो है वहां हार्मोनियस अप्रोच, इस सामाजिक जो बंधुत्व का भाव जो है स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। ऐसे सुंदरतम राष्ट्र की कल्पना जो भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की है, उसको लोग नेस्तानाबूद करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मैं राष्ट्र विरोधी ताकत कहता हूँ, समाज विरोधी इनको जो तत्व मानता हूँ, समानता विरोधी एलिमेंट मानता हूँ, संस्कृति के विपरीत जो है असंस्कृतिक लोग हैं, ये धर्म के नाम पर धर्म के विरोधी लोग हैं। धर्म में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। व्यक्ति की गरिमा स्थापित होती है, मानवता स्थापित होती है, अखंड मानवीयता स्थापित होती है, लेकिन लोग अखंड मानवीयता को खंडित करना चाहते हैं, समानता के मूल भाव को समाप्त करना चाहते हैं। राष्ट्र की संकल्पना जो संवैधानिक राष्ट्र की है, उस देश को सामाजिक राष्ट्र बनने नहीं दे रहे हैं और संवैधानिक राष्ट्र भी नहीं बनने दे रहे हैं। इसलिए आज की डेट में इस देश में एक तरफ संवैधानिक राष्ट्र घोषित करने वाले, उद्घोष विजय घोष करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है भारत को संवैधानिक राष्ट्र न बनने देने वाले लोग जो है अपने धर्म को वर्चस्व देना चाहते हैं, उसको महत्व देना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का स्थापित करना चाहते हैं। एक तरफ वो ताकतें हैं जिसको बाबा साहब ने कहा था कि श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति दोनों का संघर्ष का इतिहास वो अभी शुरू हो गया है। इसको वैश्विक रूप में देखना चाहें, आधुनिक युग में देखना चाहें, जिसमें सिख के धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, इस्लाम के धर्म सब खुश रहेंगे, तो सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाएंगे कि भारत को संवैधानिक राष्ट्र बनाया जाए, और संवैधानिक राष्ट्र ही जो है हमारी भारतीयता की पृष्ठभूमि है। भारतीयता की पृष्ठभूमि संवैधानिक राष्ट्र होना।